सागर के मोती से भी वो अनमोल है, सितारों की टिमटिमाहट से भी वो हंसी है। और ऐसा ही हंसी सफर है सिलसिला का। मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले एक नजर आज के सफर पर। दिल्ली के ऐवान गालिब ऑडिटोरियम में हंस पत्रिका की ओर से 27वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दीन की बेटियां उन्वान से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम औरतों के समाजी और सियासी हालात पर, या यूं कहें औरतों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की गई, जिसमें पाकिस्तान से आए वक्ताओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हिंदी और उर्दू अदब के जाने माने अदीब धनपत राय, जिनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है, जो एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और सुधी संपादक भी थे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा स्थापित और संपादित पत्रिका हंस उस जमाने की महत्वपूर्ण पत्रिका रही और इस परंपरा को आज भी कायम रखने की गरज से मशहूर रचनाकार राजेंद्र यादव उसे अपने अंदाज में बखूबी अदा कर रहे हैं। पिछले 27-28 साल से प्रेमचंद के जन्मदिन और हंस के पुनर्जन्म के वक्त में ये आयोजन करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पर, कभी दलितों पर रखते हैं, कभी स्त्रियों पर रखते हैं, कभी युवाओं पर रखते हैं। हमने अलग अलग टॉपिक्स पर सेमिनार रखे और जिनकी बहुत चर्चा हो रहती है, पूरे साल चर्चा रहती है। इस बार हमने दीन की बेटियां रखा है, यानी मुस्लिम औरतों को अपनी तरह जीने का हक है ना, सोच का, कपड़ों का, व्यवहार का, संबंधों का। हमने हर तरह के सामाजिक विषयों को लिया है, वो सामाजिक विषय जो साहित्यकार को और बुद्धिजीवी को और संस्कृत कर्मी को प्रभावित करते हैं। ये विषय ऐसा ही है। हमने दलितों पर लिया है, स्त्रियों पर लिया है, मुसलमानों पर लिया है, अभी मुस्लिम औरतों पर ले रहे हैं। शब्दों के जादूगर प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी हंस पत्रिका की ओर से 27वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दीन की बेटियां उन्वान से गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आई जानी मानी शख्सियतें किश्वर नाहिद और जाहिदा हिना और कई खास लोगों ने अपने जज्बात और ख्यालात का खुलकर इजहार किया। हम सिर्फ अपनी निजी कंट्रडिक्शन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में तो एक कमाल ये हुआ कि अल्पसंख्यकवाद ने कभी कोई सीरियस बहस होने ही नहीं दी किसी भी मसले पर, मुस्लिम सोसाइटी को लेकर। हमेशा हम सीज मेंटेलिटी में कि हम हर तरफ से घेराबंदी हुई है हमारी, हम उसके साथ बात करते रहे। हम नहीं कहते हैं क्रिस्टीना की बेटियां, यहूदी की बेटियां हम नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ जो है इस उन्वान से मुझे इख्तिलाफ है और हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि आज मुस्लिम औरतें बहुत सारी बेरियों को तोड़कर हम हिंदुस्तान की बातें करते हैं। वो फिल्म मेकर हैं, आप किसी शोबे में निकल जाइए, मेरे ख्याल में जन आंदोलन करती है साहिबा, फारूकी साहिबा, वो जाया करती होंगी। आप किसी भी जगह निकल जाइए, मुस्लिम औरतें आंखों में आंखें डालकर बातें करना सीख चुकी हैं। मुस्लिम औरतें हर जगह हैं। एक बात और, जब हम औरत कहते हैं तो हम औरत को कमजोर कर देते हैं। ये मर्दों ने यही हुनर तो अपने पास रखा है। औरत, जिस वक्त हम लफ्ज औरत कहते हैं, औरत को कमजोर कर देते हैं। मुझे लगता है औरतें विमर्श का हिस्सा नहीं। मुस्लिम माशरे को ये नहीं समझना चाहिए कि वो बंद माशरा है। मुस्लिम माशरे को मौलवियों ने बंद किया है, इंसानों ने बंद नहीं किया। मौलवियों के तकाज़ों पे अगर आप जाएंगे तो दीन की बेटियां जो हैं वो बुर्क़े में होंगी। अगर आप मेरे और दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी के लोगों के नाम पे जाएंगे तो वो बाकी औरतें मेरी तरह बोलती, समझती, शऊर रखती और ज़िंदगी को आगे बढ़ाती भी होंगी। उन्होंने जिस कदर मोहब्बत से और जितनी दर्दमंदी से हिंदुस्तानी औरत के बारे में, हिंदू औरत, मुसलमान औरत के बारे में लिखा, वो कम लोगों के हिस्से में आया है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि रवादारी, तो प्रेमचंद जैसी रवादारी तो कम
लिखने वालों में आई। मिसाल के तौर पर अभी मुझे आपने नाम लिया तो मुझे याद आया कि उनका जो अफ़साना है हज अकबर, वैसा अफ़साना लिखना किसी मुसलमान लिखने वाले को भी नसीब नहीं हुआ। तो वो तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उनका काम है और उनको हम बहुत मानते हैं, बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं। दीन की बेटियां उन्वान से इस कार्यक्रम में आज की मुस्लिम औरतों की जिंदगी की समाजी और सियासी, या यूं कहें भारतीय उपमहाद्वीप में औरतों के लिबास, साथी और सरोकार चुनने में औरतों की आज़ादी और उनकी समस्याओं को बखूबी पेश किया गया, जिसे हकीकत के आईने में देखा और समझा जा सकता है। उदास लड़कियां तमाम रात आफताब उनके इंतज़ार में रुका रहा, तमाम रात आफताब उनके इंतज़ार में रुका रहा कि सो सकें। तमाम दिन ख़ज़ां की धूप उनके घर से दूर ख़ैमाज़न रही कि तेज़ रोशनी से मुस्तरब न हो। नहीं गिरी किसी शजर से कोई शाख टूटकर, उदास लड़कियों के सहन में नहीं गिरी। कहीं से एक ईंट भी नहीं हिली, सियाह सुर्ख बामदर सफ़ेद पत्थरों पे जर्द पानियों का अक्स, और आईने के आसपास लड़कियां। अब उनको उनके घर रवाना कीजिए। निशाने राह खुद ही चल पड़ा तो फिर निशाने राह किस तरह बने। ये खानाजाद औरतें, अब उनको उनके घर तुरंत भेजिए। ये ज़िंदगी की सिल पे पिसक चुकी तो रंग आएगा। अदम नसीब औरतें अदम का रास्ता बताएंगी। ये आईने के उस तरफ गईं तो आईने का माजरा सुनाएंगी। उदास औरतें सफ़र के राज लेके आएंगी। सफ़र नसीब अजल निशान औरतें, अदम नजात औरतें। सो ऐसा क्या ज़रूर है कि उनके कत्ल की सज़ा भी कत्ल अम्द हो। हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं, ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरें, नियाबत इम्तियाज़ ठहरें, मुदावर अहले साज ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से इशाराएं अटी मिले हैं। जो बोल सकती थी वो ज़ुबानें कटी मिले हैं। हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की ज़िद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। दिल्ली के हिंदी भवन के संगोष्ठी कक्ष में सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था उद्भव और कवितायन की ओर से मशहूर व मकबूल कवित्री ममता किरण की नवप्रकाशित काव्य कृति वृक्ष था हरा भरा पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिसमें कई जानी मानी शख्सियतों ने हिस्सा लिया, जो एक यादगार लम्हा था। किरण की नव प्रकाशित काव्य कृति वृक्ष था हरा भरा पुस्तक का हिंदी साहित्य की जानी मानी शख्सियतों की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया, जो जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराती है और सामाजिक विसंगतियों पर एक आवाज उठाती है। कि वृक्ष था हरा भरा, फैली थी उसकी बाहें, उन बाहों में उगे थे रेशमी मुलायम नरम नाजुक नन्हे से फूल। उसके कोटर में रहते थे रुई जैसे प्यारे प्यारे फाहे, उसकी गोद में खेलते थे छोटे छोटे बच्चे, उसकी छाँव में सुस्ताते थे पंथी, उसकी चौखट पर विसर्जित करते थे लोग अपने अपने देवी देवता। पति की मंगल कामना करती सुहागनों को आशीषता था, कितना कुछ करता था सबके लिए। वृक्ष था हरा भरा, पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से कि फाहे पर लगते उड़ जाते हैं, बच्चे बड़े होकर नापते हैं अपनी अपनी सड़कें, बहुएं आशीष लेकर मगन हो जाती हैं अपनी अपनी गृहस्थी में, पंथी सुस्ता कर चले जाते हैं, मेरी सुध कोई नहीं लेता, मेरी सुध कोई नहीं लेता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ,
कमज़ोर हो गया हूँ। कब भर भरा कर टूट जाएं ये बूढ़ी हड्डियाँ पता नहीं। तुम सब से करता हूँ एक निवेदन कि एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ मेरे आंगन में, जी भर कर देख तो लूँ, जी भर कर देख तो लूँ। इस विशेष कार्यक्रम में कई जाने माने लोगों ने अपने मखसूस अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। संग्रह की पहली कविता है स्त्री और नदी, जो उनकी कविता के समूचे परिदृश्य में रची बसी भाव भूमि को पहली नज़र में ही स्पष्ट कर देती है। ये जो वृक्ष था हरा भरा, वस्तुतः ये जो हरा भरा वृक्ष है वो प्रतीक है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारे गार्हस्थ्यिक जीवन का, भारतीयता का या पूरे कवित्व का। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मध्य वर्ग की औरत है वो गृहस्थी पूरी चलाती है, और हर गृहस्थन का एक सपना होता है कि उसका परिवार, उसकी गृहस्थी, सब कुछ, पूरी एम्बियंस जिसे कहते हैं, वो हरी भरी रहे और जीवित रहे। वृक्ष जो है वो हरा होता है, भरा होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, झड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। वो एक तरीके से अनंतता का भी प्रतीक होता है, वो अमरत्व का भी प्रतीक होता है। ममता किरण की ये कोशिश सराहनीय है और उनकी कविताएं एक ताज़ा हवा के झोंके की मानंद हैं, जो साहित्य की दुनिया में उन्हें सबसे अलग कर जाती है। एक कविता, इसका शीर्षक है हसरत। कि गांव के मकान की भंडरिया में एक करसे से रखी पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे, सबको भनक लग गई है। कि सबको भनक लग गई है छोटे भैया की बिटिया का ब्याह होने को है। अब तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कढ़ाई ने कलछुल से, कलछुल ने परात से, परात ने चमचे से, चमचे ने भगोने से कहा। क्या कहा सुनिए। कि खूब रौनक होगी घर में, खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे, हम भी खूब खटर पटर नाचेंगे, कभी नानी, कभी बुआ, कभी चाची, तो कभी मौसी के हाथों। व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन। कि व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर, याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह। हफ्तों पहले से जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम, चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल, छोटे भैया की बिटिया का ब्याह हो भी गया। शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से रिश्तेदार मेहमानों की तरह आए और वहीं से लौट भी गए। यूँ तो शुक्रिया कि यूँ तो इस बात से खुश हैं पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह। पर अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, ना जमा हुए रिश्तेदार, ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने। और ले रहे हैं हम एक ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। उदित नारायण गीत संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, जिन्होंने अपनी मखसूस आवाज़ के जरिए बॉलीवुड की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया। और एक शाम रही उदित नारायण के नाम, और इस शाम का मकसद था नए उभरते गायकों को एक मंच देना। उदित नारायण एक जाना पहचाना नाम, जिनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है और जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया एक आला मकाम। तालकटोरा ऑडिटोरियम में एक यादगार शाम का आयोजन किया गया
और इस शाम का आगाज हुआ फिल्म कयामत से कयामत के गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गीत से। एक से बढ़कर एक यादगार गीतों ने यहाँ आए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर और कब जाने। अभी देखिए सुदेश जी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि इनकी अदागिरी को देख के, अदायगी को देख के, गाने सुन के हम सब फ्लैट थे। उसके बाद मुझे बुलाया इन्होंने, वो गलती हो गई। करेक्ट है। और हम सबके बड़े भाई बैठे हुए हैं। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बुल्ले शाह ये कहता, करेक्ट है, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो। क्या ताकत है जिस दिल में दिल भर रहता। ओ मैं निकला गड्डी लेके और रस्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, कब जाने दिल्ली आया, लाहौर आया, हिंदुस्तान आया, मैं दिल छोड़ इस मौके पर बच्चे भी भला पीछे कैसे रहते, उनका अंदाज भी देखते ही बना। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मॉनसून फेस्टिवल के दौरान मोहन मीना कलाकार और विश्वमोहन भट्ट के शिष्य पॉली वर्गीस ने एक से बढ़कर एक राग पेश किए। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस यादगार शाम में। मेघ राग वर्षा ऋतु का खास राग, और इस राग को जब मोहन वीणा पर पेश किया पॉली वर्गीस ने तो लोग मंत्रमुग्ध रह गए।
प्रतिभा की धनी पॉली ने मदमावती राग जब पेश किया तो उनके गुरु विश्वमोहन भट्ट की याद ताजा हो आई। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां पर फर्स्ट कॉज नामक पेंटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई कि भगवान ने धरती को किस लिए बनाया।
और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपकी राय का रहेगा इंतज़ार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं facebook.com/silsila ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।